अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बजट आने को है और बजट की तारीखें आगे पीछे होंगी। ईद की वजह से रद्द-बदल होने जा रहा है। इम्कान है कि ईद के बाद ही बजट पेश किया जाएगा। ऑब्वियसली 7 तारीख को ईद और फिर उसके बाद 3 रोज़ होंगे। देखना यह है कि मंडे के रोज़ को वर्किंग रोज़ करार देना पड़ेगा अगर तो बजट पेश करना है, और दीगर मामलात हैं। बजट को लेकर बहुत सारी चीज़ें। IMF ने टैक्स ना दहिंदगान के घेरा तंग करने के लिए वाज़े तौर पर एक लकीर खींचने का कहा है। कैसे खींचेगी ये लकीर और कौन लोग हैं जो टैक्स ना दहिंदगान की लिस्ट में शुमार होते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हैं, क्या वो टैक्स देने वालों में शुमार नहीं हो पाएंगे? क्या ID कार्ड वाकई में जिसका कहा गया कि यही अब आपका NTN नंबर है, क्या ये वाकई है? हम सारे अब टैक्स दहिंदगान हैं, हम ना दहिंदगान नहीं हैं, हम सब टैक्स पे करते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी बात करूंगा। पेट्रोलियम लेवी 1311 अरब रुपए वसूली का हदफ रखने के इम्कानात हो रहे हैं, और ये सारे का सारा आवाम से निकलेगा और बड़ा धचका लगेगा आवाम को। 100 रुपये अगर लेवी बढ़ती है तो इसको 1311 अरब समझा जाएगा। आलमी बैंक इजाफी दरामदी, टैरिफ और सनती तरक्की, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। वाजे कह दिया है कि ये रुकावट है बहुत बड़ी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या ऐसे पैरामीटर्स अपना रहा है या अपनाने की ज़रूरत है? इस बजट से क्या उम्मीदें लगाई जाएं? फिर महंगाई का क्या होगा? तनख्वाहदार तबका जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, बड़ा इनकम टैक्स पेयर है, उसके साथ क्या होने जा रहा है? क्या उसको रिलीफ मिलेगा या फिर उसी बेचारे के गिर्द घेरा और तंग होगा? फिर टैक्सेस की जो भरमार है, क्या इसके नंबर्स कम होंगे या टैक्सेस की ओवरऑल वॉल्यूम को देखा जाए वो कम होगा? और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ खड़ी है? फिर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? CPEC की सूरत हाल क्या है? ब्लू इकॉनमी पे हमारी कितनी नज़र है? क्या हम आने वाले 1-2 सालों में मरबूत पाकिस्तान कोई मरबूत पॉलिसी के तहत देख पाएंगे? उड़ान पाकिस्तान के तहत क्या बेहतरी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। सूबाई शेयर क्या है इकॉनमी की बेहतरी में? इन चीज़ों पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब माहिर मौशी उमूर भी हैं, बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब आपका भी। नईम बुखारी साहब माहिर मौशी उमूर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी नईम साहब, थैंक यू सो मच। मिर्ज़ा साहब, क्या अखज़ करें इस बजट से? आवाम के लिए क्या कोई बेहतरी की नवीद है इस बजट में? देखिए, अभी मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग अटेंड कर कर आया हूँ और चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस और तमाम मुतलका लोग बजट के आए हुए थे। तो देखिए, इस बार बजट जो आएगा वो IMF की स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहलाते हैं, जो हमने साइन किए हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे कमिट की हैं। कुछ के ऑर्डिनेंसेस आ गए हैं, कुछ के बिल आ रहे हैं जो बजट से पहले पास करवाने हैं। तो हमारा पार्लियामेंटेरियन का पूरा वक्त उसी में जा रहा है, लेकिन साथ साथ हमने जो बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन हैं, चैम्बर्स हैं, जैसे कराची चैम्बर है, वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन वाले हैं, जूस एसोसिएशन वाले, इन सब को भी हम बुला रहे हैं जल्दी जल्दी कि वो आप अपने कंसर्न बतलाएं, डिमांड बतलाएं, इश्यूज बतलाएं। लेकिन एक चीज तो है कि हम सैलरी क्लास के ऊपर इंशाल्लाह टैक्स कम करने का पूरा इरादा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का खुद का कहना है कि उन पे हमने लास्ट ईयर टैक्स ज्यादा लगा दिया था। लेकिन इस बजट में जो चीजें आपको सख्त नजर आ रही हैं, उसमें पहला तो यह है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे का जो है निफाज है, और वो पेट्रोलियम की मसनूआत जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर सस्ती हुई हैं उसको पास ऑन करने के बजाय हमसे 1311 बिलियन रुपीस वो लिए जाएंगे लीवे की मद में। और उसके बाद कार्बन लीवे भी लगा रहे हैं कि डीजल फर्नेस ऑयल पे जो कार्बन वो इमिशन होगी, तो उसके ऊपर IMF से हमने एग्री किया है कि हम लीवे लगाएंगे, और उसकी फाइनेंसिंग भी IMF ने की है। इसमें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री हिल गई है, वो यह है कि गैस से चलने वाले जनरेटर्स जो फैक्ट्रीज में लगे हुए होते हैं, जिसको हम कैप्टिव पावर कहते हैं, उस कैप्टिव पावर को इन्होंने कहा कि बंद करें और आप पावर
नेशनल ग्रिड पे चले जाएं, बिजली पे चले जाएं। बिजली पे ना जाने के लिए तो ही ये सनतों ने अपने पावर हाउसेस लगाए थे, कैप्टिव पावर लगाए थे, क्योंकि उसमें बिजली की लोड शेडिंग थी, कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं थी, बिजली की शॉर्टेज थी। अब ये कहते नहीं बिजली एक्सेस है, हमारे 8,000 मेगावाट बिजली एक्सेस है और 2,000 मेगावाट एक्सेस है जो हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो 10,000 मेगावाट को खपाने के लिए इन्होंने पूरी इंडस्ट्री की जो गैस से चलने वाली और गैस से पैदा होने वाली बिजली जो है वो सहूलत को ये खत्म करने जा रहे हैं। और अगर नहीं किया सनतकारों ने तो इन्होंने दो चीजें दी हैं। एक लीवे लगेगा जो 5% है, हर 3 महीने बाद 5% बढ़ता जाएगा, 20% तक लग जाएगा वो। अब उससे ये हुआ कि अभी जो पहला 5% लगा है उससे जो आपका 3,500 रुपए MMCF जो रेट थे गैस के वो बढ़ के हो गए 4,900 MMC। तो इतना महंगा गैस ये कर देंगे कि आप खुद छोड़ के गैस से हट खुद जाएंगे छोड़कर जाना और पड़ेगा फिर ये बिजली के चाहते ऊपर। हैं फिर कि दूसरा ये जो अभी नईम साहब बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें कही हैं मिर्जा साहब ने। एक, तनख्वाहदार तबके को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, एक तरफ तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन यही जो मेरी खबर थी अभी मैंने कहा भी, लेवी की सूरत में 1,311 अरब रुपए वसूली होगी। तीसरा, इंडस्ट्री के ऊपर कैप्टिव पावर प्लांट्स की बंदिश होगी और उन्हें वापस बिजली पर लाया जाएगा। क्या होगा सर? थैंक यू हाँ, अरसलान। तो यही है, सनत तैयार नहीं है। सनत कहती है कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीस इसमें खर्च करे हैं, अब आप उसको बंद करने को कह रहे हैं। ठीक हो गया अब आप मिर्जा कह साहब, रहे मैं हैं मैं कि मैं आपके साथ ना इस पे थोड़ी और डिटेल भी डिस्कशन करता हूँ, सनत को लेकर भी बात करूंगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर भी बात करूंगा। नईम साहब काइंडली प्लीज जी इस पे थोड़ा सा। थैंक यू अरसलान साहब इनवाइट करने का। अर्ज ये है कि टैक्स इकट्ठा कौन करता है? FBR। उस पे आते हैं आपका वज़ीर आज़म, आपका चेयरमैन FBR, आपका वज़ीर फ़ाइनांस ख़जाना जो कि ख़ुद एक बैंकर हैं, उनका हमेशा से एक ये रहा कि जी हमने अभी असेसमेंट को बड़ा इजी कर दिया है और अब जो है हम इतने बिलियन रुपए का टैक्स आसानी से हासिल करेंगे और मीडियम जो था बंदों का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम हम शुरू करेंगे कराची एयरपोर्ट पे। मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक भी कराची से है और मिर्ज़ा साहब बेहतर जानते हैं कि आज रिपोर्ट आई है, ये आज की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जो फेसलेस असेसमेंट सिस्टम बनाया था FBR ने वो नाकाम हो चुका है। अब उसके बदले में दोबारा वही सिस्टम लाने जा रहे हैं। देखें, नीयतों का जो होता है ना फतूर, वो माशरे को और इकानमी को और हुकूमतों को चलाता है। हमारी हुकूमत किस हद तक इस नीयत पे है कि हमने अपने अखराजात को कम करना है और हमने अपनी माशियत को बेहतर करना है। पिछले दिनों आप ही के TV पे मैंने ये अर्ज़ की थी कि जनाब नाइजीरिया ने जिस तरीके से क्विट किया है IMF को, हम क्यों नहीं कर सकते IMF को क्विट? लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी अशराफिया को और अपनी अवाम को दोनों को साथ चला के अपने अखराजात कम किए। यहाँ कोई ना अवाम अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार है और अशराफिया, यानी जिस मुल्क में आपके वज़ीर आज़म का 5 मिलियन रोज़ का खर्चा हो, 1.8 अरब रुपए का आपका सालाना उनका बजट हो, 1.6 अरब रुपए का आपका वज़ीर सदर पाकिस्तान का बजट हो, यानी 40 लाख रुपए रोज़ पे आपका वो दफ्तर चलते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कर्जे उतारेंगे, आप रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, आप सनतों को रिलीफ देंगे? सनतें हमारी जितना रिलीफ चाहती हैं इस वक्त और हम अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो रिलीफ हमारी हुकूमत देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमारी तनख्वाहदार तबका है वो तो देखें, जबरी टैक्स एक जो होता है ना, गुंडागर्दी टैक्स, आपने लेना है, एट रिसोर्स डिडक्शन होती है उसकी, एट सोर्स डिडक्शन। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी नीयत है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की? आपने क्या अच्छे इक़दाम किए हैं कि जिससे रिलीफ मिला लोगों को? आपने जहां रिलीफ मिल सकता था वो पैसे भी आपने पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में इकट्ठे करके आपने क्या किया? आपने कर्जों के अदायगी में दे दिए। जिस मुल्क ने अपने बजट का तकरीबन 50 से ज़्यादा फीसद कर्जों में उतारना हो, 70% के करीब, उस मुल्क से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो आपको सनत को रिलीफ देंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, इकोनॉमी को रिलीफ देंगे, कार्टेलाइजेशन को डिस्करेज करेंगे? नईम साहब
कि 50% से ज्यादा हम कर्जों में उतारे, 1 अरब के करीब माहाना अखराजात आपने बताए, 1 अरब के करीब, एक दफ्तर के दो ऑफिस के 50 करोड़ एक का और 40 एक का ना, नहीं मंथली 40 लाख रुपए डेली का, और 50 लाख रुपए एक दूसरे दफ्तर का। वजीर आजम हाउस का ज्यादा है जी, मंथली अखराजात डेली 2-2.5 अरब रुपए समझ लें हम, 2 ऑफिस के मंथली अखराजात। नहीं, सालाना इनका 1.8 अरब बनता है वजीर आजम का, तो उसको अगर 300 पे तकसीम करें तो ये तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं मंथली, डेली सर, डेली। उफ, ये आप बहुत बहुत ज्यादा बजट। अच्छा चले मैं इस पर आपसे बात करता हूँ, ये बहुत ज्यादा बजट आपने बताया। दूसरा ये कि हम जब कर्ज उतारने की बात करते हैं तो एक तरफ हम कर्ज उतार रहे हैं और दूसरी तरफ हम दोबारा कर्ज ले रहे हैं, तो ये जो कर्ज का उतारना और उसका खात्मा, उस तरफ कब जाएंगे? ये तो खात्मा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि इस साल, इस फिस्कल ईयर में जो माली साल था, इसमें गवर्नमेंट ने पिछले साल की निस्बत 23-24 की निस्बत, पिछले साल इन्होंने 9 अरब डॉलर कर्ज लिया था, इस साल इन्होंने 6.8 अरब डॉलर कर्ज लिया है, 2.2 अरब डॉलर कम लिया है कर्ज पिछले साल की निस्बत, पिछले साल की निस्बत। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं मिर्जा साहब से भी इस पे बात करता हूं और फिर हमें मलिक बोस्तान साहब भी ज्वाइन करें। मलिक बोस्तान साहब भी माहिर मईशत हैं, उनसे भी ज़रा इस पर बात करेंगे। ये जो कर्ज एकदम हम कहते हैं कि जी हम पर इतना कर्ज का बोझ है, हमारी आधी से ज़्यादा जो वसूलियाँ हैं वो अदायगियों में चली जाती हैं, लेकिन हम ऑन द अदर हैंड हम वही कर्ज दोबारा उसको रीशेड्यूल करके ले भी रहे हैं। कैसे उतरेगा कर्ज? क्या नाइजीरिया का ऐसा मॉडल था कि जिसने कर्ज उतार दिया? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मिर्जा साहब, पहले ज़रा आपसे, ये जो कर्ज वाला सिस्टम एक चल निकला है और नाइजीरिया का एक मॉडल बड़ा यूनिक सामने आया है, उसने IMF का सारा कर्ज उतार दिया, डेट फ्री कंट्री हो गई है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल पाकिस्तान में हो सकता है? जी देखिए, वसाइल पर होता है। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व इतने हैं कि आप IMF के कर्जे उतार सकें, तो इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 2.5 से 3 महीने की इंपोर्ट के लिए भी काफ़ी नहीं है, और ये रिजर्व्स में भी आपके 3 ममालिक के रोल ओवर हैं, जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है और UAE है, जिसको सॉफ्ट डिपॉजिट कहते हैं। तो ये अगर निकाल देते हैं हम, तो आपके पास रिजर्व्स ना होने के बराबर हो। लिहाजा पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो IMF को फंड्स फॉरेन करेंसी में पे करके और खैर बात कह दिया है, ये भूल जाए आप। हाँ, हमें अपने रिजर्व्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, जिससे ये आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे और फिर उन रिजर्व्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कर्जे उतारने के लिए। फिर जो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, उसमें अगर कोई ऐसी प्राइवेटाइजेशन है जिसमें फॉरेन करेंसी में बड़ा अमाउंट मिलता है, वो प्राइवेटाइजेशन की शर्त है कि वो पैसे कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे 80% के करीब, वो उसमें ये जा सकता है। रिकॉर्ड एक्ट के मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के है $1 बिलियन की, वो आप कर्जे उतारने के लिए। तो ये एक ग्रेजुअल फेनोमेना तो हो सकता है कर्जे उतारने का, विदाउट डिस्टर्बिंग योर फॉरेन रिजर्व्स। लेकिन अगर आप फौरी तौर पे जज्बाती हो के कि जी कर्जों से मैंने कशकोल तोड़ देना है, तो अभी आपके वसाइल भी नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं है आपके पास, और अभी मुझे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। मलिक बोस्तान साहब, आवाज आप तक अगर पहुंच रही है? बोस्तान साहब, कर्ज की बात हो रही है, कर्ज हम ले रहे हैं, कर्ज को उतारने की बात हो रही है। एक तरफ हमारे आधी से ज्यादा वसूलियां अदायगियों में जा रही हैं, हम अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की बात करते हैं, कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। IPPs को अलग पैसे हमने देने होते हैं, IMF को अलग पैसे हमने देने होते हैं, पर दीगर एजेंसीज हैं जिनसे कर्ज की मद में हमने पैसे देने हैं, और फिर हम कई कर्ज ऐसे हैं जो रीशेड्यूल भी कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा ये मामला? कर्ज से पाकिस्तान कैसे हो सकेगा? नाइजीरिया ने तो कर दिखाया। देखो, इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह हज के महीने पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा है दिफा में कैसा अपना दिफा किया है।
पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया और जनूबी एशिया के सुपर पावर बन गए। आपसे अपने से 10 गुना ताकत को तिकनी का नाच नहीं चाहिए। पाकिस्तान ऐसी मामूली कोई मुल्क नहीं है। वो हाँ, ये ज़रूर है हमारे कर्जे बढ़ गए, क्योंकि इतने भी नहीं बढ़ेगा। हमारे अमेरिका से जीडीपी के लिहाज से कम कर्जे हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। वो इतना घबराने वाली बात नहीं है। कर्जे कर्जे जो हो रहा है, कर्जे लेते रहते हैं मुल्क और चलते रहते हैं। और हम कर्जे कोई IMF से, ये दूसरे मुल्क से गिव एंड टेक रहते हैं, हर मुल्क का रहते हैं, हर मुल्क कर्जे लेते हैं। और जीडीपी के लिहाज से हमारे कर्जे अभी भी मतलब इन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, ये मैं आपको बता। बाकी नाइजीरिया की लेकिन जो बोस्तान आपने साहब बात की एक है, चीज इसमें जरा अगर आप ऐड कर दें, ठीक है कर्ज होते हैं, कर्ज उतर भी जाते हैं, मुल्क कर्ज लेते हैं, लेकिन हमारी जो वसूलियां हैं उसका जो सिस्टम है वो बोझ है बहुत आम आवाम पर, जो तनख्वाहदार तबका है। इसको कैसे हम मार्जिनलाइज करें, इसको कैसे रैशनलाइज करें? ये आपकी बात सही है। ये हुंडा टैक्स इन पे हम फोर्सली इनसे लेते हैं, कोई वॉलंटरीली नहीं लेते, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूँ जो हमारे ट्रेडर हैं या हमारे सनत हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, या जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जो भी कारोबार करते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हम लोग कमाते कहीं को नहीं और बहुत कम खर्च देते हैं। देखो ना, अब ये 320 अरब देते हैं तनख्वाहदार तबका, और ये जितने भी आपकी टर्नओवर देखें सबका और इनकी इनकम देखें, इतना टैक्स कोई नहीं दे रहा। तो हमें टैक्स सबको देना है। जीडीपी के लिहाज से हमारा खत्ते में सबसे कम टैक्स वसूली है, तो इसको हमने बढ़ाना है। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम अपनी जीडीपी का $400 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर इसको बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। $400 अगर बढ़ाते हैं पर एनुअली, पहले हमारा कोई 1600 है, तो $2000 भी अगर कर लेते हैं फी का, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उससे आपकी ज़ाहिर है फिर आप टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। तो जो अभी डॉक्टर साहब और मिर्जा साहब कह रहे थे ना, ये हमारे जो कहते हैं ना, चादर दे के पाँव फैलाए, हमारे पाँव चादर से बाहर निकल गए। हमारे जो हुकूमत के खर्चात हैं वो इतने शान हैं कि उनमें हम बिल्कुल कम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह ये फिगर सर बता अभी रहे तो थे, बताया हम डॉक्टर सब साहब ने कि नागरिक 2 दफ्तरों के अखराजात अरबों रुपए में है सालाना, सिर्फ दो हाँ, दफ्तरों वो के अखराजात। देखो IMF यही कहता है कि अपने खर्चे कम करें और टैक्स पे इतना बोझ ना डालें। आप उन लोगों पे बोझ डालें जो देखो ना, आप जो है हमारा FBR, ये कब से ढिढोरा पीट रहा है कि हमारे पास 3.5 मिलियन का रिकॉर्ड है, जो कि करोड़ों के उनके खर्चात है। माने हम बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सके आज तक, किसी एक से भी टैक्स नहीं ले सके। और उनको इन्होंने बड़े धड़ल्ले से नोटिस भेजे और उन्होंने कहा जी हमें ज़िम्मे में आते नहीं, हमारा हम टैक्स क्यों दें आपको। तो ये जो इस तरह के मुर्गे हैं, इनको पकड़ना होगा, इनको निचोड़ना होगा। कैसे जो होगा सर, बेचारे ये नींबू सिस्टम में है कोई निचोड़े हुए ऐसा? हैं, उनको ना निचोड़े। नईम साहब को ऐसा सिस्टम है? ये बड़ी अच्छी बात है कि जी $400 पर कैपिटा आपने बढ़ा दी, फी का आमदनी आपने इसके टारगेट जीडीपी बढ़ा दी। पर आपके पास रोड मैप क्या है? आप किस रास्ते से बढ़ाएंगे? वो ज़राअत आप उसका कत्ल कर रहे हैं इस टाइम। आपके पास छोटा किसान रोता हुआ फिर रहा है सड़कों पे, लोग अपनी गंदम जला रहे हैं। पंजाब में आप जाएं तो सही, आप पूछें तो सही किसी से कि भाई आपके साथ हुआ क्या, आपने जो गंदम उगाई थी आपको इनपुट्स की कीमत भी नहीं मिली। अच्छा, आप मुलाजमीन के पास चले जाएं, अशराफिया के पास चले, आप कहते हैं जी आपका इंपोर्ट बिल ज़्यादा आ रहा है। इंपोर्ट बिल आपका क्यों ज़्यादा आ रहा है? अवाम तो नहीं खाती, अशराफिया खाती है इंपोर्टेड चीज़ें। अशराफिया के इंपोर्टेड यूज़ है, आप बंद कर दें। आप अपनी इंपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगाएं कि जी हम ये इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। यानी अगर आपको सुबह नाश्ते में इंपोर्टेड जैम चाहिए, सुबह इंपोर्टेड जूस चाहिए, तो साफ ज़ाहिर है आवाम को पे करना पड़ेगा। वो डॉलर लेके आपने वो करने, बोस्तान साहब बेहतर जानते हैं, डॉलर इकानमी से इनका ज़्यादा ताल्लुक़ है हमसे। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो अशराफिया को सपोर्ट करता है विदाउट एनी रोड मैप। आपके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई आपके पास जो जितने प्लान बने हुए हैं वो सब ये है कि पैसा इकट्ठा कैसे करना है। और इकट्ठा करने वाली एजेंसी FBR वो फेल है, वो नाकाम है। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम बनाया, वो नाकाम हो गया। अच्छा, टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की, वो नाकाम हो गई। अच्छा, वो अपना कोशिश की रिटेलर्स को टैक्स नेट लाने की, वो नाकाम हो गई। भाई आप अपनी नाकामियों का मलबा और उसकी सजा इस गरीब आवाम को क्यों देना चाहते हैं? मैं जरा FBR, अब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर FBR सिस्टम्स की बेहतरी के लिए आप जाहिर है गवर्नमेंट के साथ खुद कंसल्टेशन में रहते हैं, हिस्सा भी रहते हैं। क्या कोई FBR की बेहतरी के लिए बात हुई है कि इस बजट के साथ साथ कोई FBR सिस्टम्स को भी बेहतर किया जाए?
देखिए एफबीआर की डिजिटलाइजेशन पे काम हो रहा है और कहना उनका यह है कि ह्यूमन कांटेक्ट हम खत्म कर देंगे, जैसा कि कस्टम में फेसलेस क्लियरेंस का मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, बट ये एक लंबा सफर है। आज मैं अभी जो बात कर आ रहा हूँ चेयरमैन एफबीआर से, मैंने कहा कि आप जो इनकम टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट ला रहे हैं और उसमें सख्तियां ला रहे हैं, तो आज मुझे कराची से फोन आया है कि भाई 10 करोड़ रुपए एक अकाउंट को फ्रीज करके उससे निकाल लिए, क्योंकि ये डिमांड थी। वो आदमी ना अभी ट्रिब्यूनल में गया है, ना हाई कोर्ट में गया है, ना सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो ये तो तमाम फोरम जो आपके रिलीफ के कानून इजाजत देता है, आइन इजाजत देता है, उसमें जाए बगैर आप जो डिमांड है आपकी वो निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादती है। तो उस पर उन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ, बतलाता हूँ। कराची की एक पार्टी है, मैं नाम नहीं ले सकता, रेस्टोरेंट की चेन है। ठीक है। तो अब इसमें जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टैक्स बेस बढ़ाएं। इन्होंने कहा था हम 10 से टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% से बढ़ा के 15% तक ले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन टैक्स बेस उन सेक्टर का बढ़ाएं जो टैक्स नेट में नहीं है। आप जो ऑलरेडी टैक्स में रजिस्टर्ड है इन्हीं पर टैक्स लगाते और बढ़ाते हैं, उससे तो और ज्यादा वो पसमानदगी आ रही है। लिहाजा हमने उनसे ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, एग्रीकल्चर टैक्स आप बिल्कुल लगाएं। एग्रीकल्चर का हिस्सा हमारी माशत में 20% है, टैक्स की अदायगी में 2% है, उसको 18% और टैक्स लें, क्यों नहीं है वो। इसी तरह हमने उन्हें बतलाया कि सनत का हिस्सा टैक्स की जो जीडीपी है रेशो, उसमें 63% है। वो 63% टैक्स देता है, लेकिन उसका हिस्सा कौमी माशत में 21% है। तो अच्छा ये सर, दो चीजें ओवरबर्डन हैं सेक्टर है। मिर्जा साहब। एक तो आपसे ये मुझे ये भी चीजें जानना है, आपको हम जो लोग सही टैक्स करनी देते हैं होंगी। क्या वो इंसेंटिवाइज भी हैं, क्या उन्हें कोई इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, और जो इंसेंटिव्स एक टैक्स पेयर को मिलने चाहिए पूरी दुनिया में जो उसके मुताबिक उन्हें मिलते हैं, क्या उसी स्टैंडर्ड के पाकिस्तान में भी मिलते हैं? एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आता हूँ, इस पर भी बात करूंगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ और क्यों रुकी है, और फिर जिस पर दुनिया का दारोमदार है एक्सपोर्ट्स, यानी आपने जो नकदी या कमाई है वो आपकी टैक्स नहीं होता, वो इंपोर्ट्स की मद में आपकी एक्सपोर्ट्स की मद में आपकी कमाई होती है। हमारा बोझ सारा इंपोर्ट की सूरत में है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का वाज़े फ़र्क है, हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इस गैप को वापस आते हैं ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मिर्जा साहब आपसे ही ज़रा शुरू करूँगा, फिर मैं दोनों हज़रात से इस पर बात करूँगा। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस वजह से रुकी है, अब क्या हम इंडस्ट्री की ग्रोथ को रुका हुआ देखें? दूसरा, एक्सपोर्ट नंबर्स की बेहतरी अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान अपनी कमाई नहीं कर पाएगा, तो कैसे बेहतर करेंगे एक्सपोर्ट्स? देखिए एक्सपोर्ट के लिए दो चीजें आपकी रुकावट थी। एक गैस और बिजली का टैरिफ जो बढ़ा के इन्होंने इस काबिल ले गए हैं कि हम मुकाबलती हरीफों से आउट हो चुके हैं। और दूसरी चीज जो थी उनकी मार्कअप था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मार्कअप अब 23% से कम होकर 11% पे आ गया और मजीद सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो एक तो ये टैरिफ 8 से 9 सेंट्स का रेंज जो 25 रुपए यूनिट बनता है, इससे ज्यादा में 12 नहीं आता। और फिर अमेरिका को मैंने कहा कि जाएं डेलीगेशन लेके, वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं आप बढ़ा रहे हैं इस बुनियाद पे कि उसका तिजारती खसारा पाकिस्तान से ट्रेड करने 3 अरब रुपए का है। वो चाहता है कि मेरा 3 अरब का जो खसारा है, यानी ये इम्पोर्ट पाकिस्तान कम करता है और एक्सपोर्ट अमेरिका को ज्यादा करता है। तो उस पर भी हमने तजवीज दी है कि आप $1.5 बिलियन की और मजीद इंपोर्ट कर लें अमेरिका से, 1 बिलियन की कॉटन और आधे बिलियन की सोयाबीन जो आपको जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं। एफटीए साइन करें, एफटीए नहीं करा इन्होंने बहुत ममालिक, जिन ममालिक के साथ एफटीए किया उसमें सिवाय पाकिस्तान श्रीलंका एफटीए किसी से हमें नहीं फायदा हुआ। तुर्की के साथ पीटीए करा हुआ, उसमें भी टेक्सटाइल उन्होंने शामिल नहीं किया। चाइना के साथ जो एफटीए किया था पहले फेज में,
100% चाइना को फायदा था, तिजारती खसारा हमारा था। अब हमने सेकंड फेज में 303 अशिया को पाकिस्तान की मजीद ड्यूटी फ्री अलाउ करवाया चाइना एक्सपोर्ट के लिए। तो ये सब चीजें हैं, आपने मजबूत तरीके से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के सेक्टर को बहुत इसमें पोटेंशियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये तमाम चीजें हैं एक्सपोर्ट के लिए। जहां तक सवाल है रेमिटेंसेस का, तो अल्लाह ताला का करम है, ओवरसीज पाकिस्तान में $37 अरब के रेमिटेंसेस पहुंच गए हैं और नेक्स्ट ईयर $38 अरब की हो जाएंगी। तो ये एक नेमत है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज $38 अरब की पाकिस्तान अपनी जमा पूंजी यहाँ भेजते हैं वालिदैन के लिए और बाकी इस मुल्क के लिए, उसको हमने इस्तेमाल करना है। हम जहाँ तक सवाल जो अभी बीच में आप कह रहे थे कि लोन ख़त्म कर दिया जाए, देखिए वो लोन जो अदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी इनसे वो प्रोजेक्ट में लोन लगाए जाते हैं जिससे मुनाफा होता है, जिसमें डैम है, मोटरवेज है, पावर हाउसेज है, पावर प्रोजेक्ट है, ताकि वो उन्हीं प्रोजेक्ट से पैसा निकले, मुनाफा आए तो पे कर दे। लेकिन सर बदकिस्मती हम से यहाँ पर हमारे जो आईपीपीज की मद में इतना पैसा पे कर रहे हैं और उसका कोई ऐसा जबरदस्त कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा है, ये भी बड़ा बोझ है वहाँ पर। नईम साहब, ये जो तीन चीज़ें अभी मिर्जा साहब से डिस्कस हुई, मुझे आप ज़रा, एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, क्या रुकावट है, दूसरा जो मैंने कहा कि हमारे पास क्या सेक्टर्स हैं, हमारे पास ज़राअत भी मौजूद है, हमारे पास आईटी भी है, फिर हम उनको भी टैक्स की मद में डरा रहे हैं। देखिए अरसलान साहब, सूरत हाल ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप किस सेक्टर को आपने फोकस किया है, आपके पास प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एग्रीकल्चर में आपका हार्टिकल्चर है, आपका फ्लोरिकल्चर है, आपके आम है, सिट्रस है, आप आज तक उसकी सप्लाई चेन नहीं डेवलप कर सका। सर सी फूड है, देखिए हम सी आप फूड पे भी ब्लू, इतनी वो नजर तो नहीं ब्लू रखते हैं। इकोनॉमी पे अलहदा आते हैं ना सर। आप देखें आज तक आप उसकी सप्लाई चेन नहीं बना सके, वैल्यू चेन नहीं बना सके। आम है तो आपने आम ही भेजना है, सिट्रस है तो आपने सिट्रस ही भेजना है, उनके बाई प्रोडक्ट्स आपने नहीं भेजने। और पॉलिसीज देखें, सारा जो होता है आम, वो जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों में होता है। पल्प फैक्ट्रीज बना रहे हैं आप लाहौर गुजरांवाला में, भाई ये कौन सी पॉलिसी आपके साथ। ज़रा कास्ट ऑफ जो पल्प है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका मैंगो आना है जनूबी पंजाब से और सिंध से। आप फैक्ट्रीज लगा रहे हैं गुजरांवाला में और लाहौर में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट कास्ट है और डिफरेंट कास्ट है, उनमें रेवेन्यू का इम्पैक्ट आ जाता है काफ़ी, वहाँ पे उसको लॉस होता है, फार्मर को लॉस होता है। आपकी गवर्नमेंट ने किया क्या है? आपने जेम का सेक्टर है, स्टोन्स का सेक्टर है, आपने कहाँ अपने मुल्क को लाके एक नंबर एक्सपोर्ट्स में खड़ा किया कि जी हमारा मुल्क एक्सपोर्ट्स में एक नंबर पे है। ग्रोथ तब होती है जब आपकी एक्सपोर्ट प्रमोट होती है। 190 ममालिक में हमारे सफारत खाने हैं, आप बताएं कि 4 मुल्कों के अलावा आपके प्रोडक्ट्स जाती कहाँ हैं? ठीक है ना जी, आपके प्रोडक्ट्स और उसमें भी सर जो आपका बड़ा बायर है वो ना अमेरिका ही जाने है। के बराबर है, ना जाने के बराबर है। अच्छा, फिर आपने ये तो 2 बातें अलग होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने तमाम चारों सूबों को अपने लिए एक मुआशी जिन बनाया हुआ है। NFC का फेडरल के तमाम वफाक के रिसोर्सेज पर, उनकी तकसीम पर चंक शेयर, उनके मतलब है कि जंक शेयर, बल्कि चंक नहीं जंक शेयर उनको मिलता है। ठीक है ना जी, जबकि देने की बात आती है वो अपने उनको चूंकि अयाशी मिल रही है, कलेक्शन वहाँ पे टैक्सेस उन्होंने खुद रखे हुए हैं, GST खुद रखी हुई है, अपना दूसरे रेवेन्यू खुद रखे हुए हैं, ई टैक्सेस खुद रखे हुए हैं, वाटर टैक्सेस खुद रखे हुए हैं। वो उस कलेक्शन में, फेडरल की कलेक्शन में शो ही नहीं होते और उस वजह से कहते हैं कि जी फेडरल ज़्यादा दे हमें, हमारे रिसोर्सेज नहीं है। अभी रिसोर्सेज इसलिए नहीं है कि आप प्लानिंग करके कलेक्ट नहीं करते, इसलिए नहीं है रिसोर्सेज। कलेक्शन बड़ी कम है सूबाई, लेकिन सूबे अपना हक भरपूर लेते हैं। मलिक बोस्तान साहब, तो इसको भी कैसे हमने एक डायरेक्शन देनी है, इसको कैसे बेहतर करना है। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है हमारे यहाँ, जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो महंगी है बिजली की वजह से, कभी कैप्टिव पावर प्लांट्स की बंदिश की वजह से, कभी गैस शॉर्टेज की वजह से, और कभी आपका ऑयल महंगा, कभी कुछ महंगा, और ये बड़ा मसला है।
देखो जी, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है करप्शन। अगर हम करप्शन खत्म नहीं करेंगे तो चाहे कुछ भी कर लें, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नंबर 2, गुड गवर्नेंस नहीं है। नंबर 3, अखराजात हम कम करने को तैयार नहीं है। और नंबर 4, पाकिस्तान को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं, अभी जो हमारे मिर्जा साहब भी, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, उनकी हम चैन नहीं बना सके। मादनियात से भई आला रब्बे को मातुकज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें, अल्लाह कहते हैं मैंने पाकिस्तान को, कौन सी नेमत ऐसी है जो पाकिस्तान में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। मादनियात में देख, सोना ले लें, तांबा ले, चांदी ले, सिवाय पत्थर चाय ले के लें, कोयला ले, 28 गैस अरब ले रुपए लें, की हमारी सर मादरत किसी खाऊं, चीज की कमी नहीं मादरत है। खाऊं कमी है बोस्तान गुड साहब, गवर्नेंस की बोस्तान है। साहब, और हमें रेमिटेंस का देखें ना, रेमिटेंस का आप देखें, 28 हमारे अरब। 1.5 करोड़ की चाय पी पाकिस्तानी जाते हैं, बाहर जो हैं, होती नहीं हमारे पास। और 8 अरब डॉलर जो है वो अपना उनकी माहाना तनख्वाह है। हम उनसे सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर ला रहे हैं। 4 अरब डॉलर हम और भी ले सकते हैं अगर हमारी, वो इस वक्त पूरी इन्वेस्टमेंट दुबई में, यूरोप में, इधर उधर कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो हमें पाकिस्तान में उन्हें लाने के लिए एतमाद देना होगा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उनके कब्जा माफी से जान छुड़ानी होगी। तो क्यों नहीं अपने मुल्क में पैसा लाएंगे। उनकी नाइंसाफ़ी होती है, वो दर दर घूम रहे होते हैं अपनी ज़मीनों के लिए, अपने प्लाटों के लिए, कोई उनकी दादरसी नहीं करता। तो हम अपने लोगों से फ़ायदा उठाने ही नहीं चाहते, कर्ज का कचकोर लेके घूम रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा कर्ज हमारे सूद से भी बढ़ चुका है। तो हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। ना हम वैल्यू एडेड में आ रहे हैं, ना मैन्युफैक्चर में आ रहे हैं, ना प्रोडक्शन में आ रहे हैं, ना ज़राअत बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब किसान है सर, हमारा जो रोल है। तीनों हजरात, आप तीनों एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, वो है सिस्टम्स की बेहतरी। और अगर अब ना हुई तो फिर पता नहीं कब होगी, और अगर अब ना हुई तो हम इसी तरह कर्जों की दलदल में भी धंसते चले जाएंगे, इसी तरह हम किकबैक्स में भी धंसते चले जाएंगे, इसी तरह हम परेशानियों में फंसेंगे। हम अपनी टैक्स कलेक्शन को ही रेवेन्यू मान के चल रहे हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स और इंपोर्ट के नंबर्स का एक भारी गैप है, उसका खात्मा नहीं हो पा रहा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। ये सारी चीज़ें इस बजट में अगर अब एड्रेस नहीं हुई तो आगे जाकर भी यही मसाइल, और सर्कुलर डेट एक अलग मसला है, उस पर भी हमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात भी करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, नईम बुखारी साहब थैंक यू सो मच, मलिक बोस्तान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।